पक्के के डाकुओं का राज है। पंजाब में पंजाब पुलिस नाम की चीज नहीं है, एक डाकुओं का ग्रोह है। डॉक्टर उस्मान उस ग्रोह का सरदार बना हुआ है। मरियम नवाज की हुकूमत 60 पेजेस के वहां पे इश्तिहार छापती है, कारकर्दगी सिफर। शहबाज शरीफ का यहाँ पे जो रिजीम बैठी हुई है, इनकी इक्तिसादी सूरत-ए-हाल अचीवमेंट सिफर बटा सिर्फ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे जब हमने पूछताछ की तो खवातीन और ज़रात पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो सिर्फ एक्सचेंज रेट जो इन्होंने 164 का लगाया था 265 से ज़्यादा हो गया है। 4000 अरब रुपए मजीद इन्होंने पाकिस्तान की अवाम पे कर्जा चढ़ा दिया है, 4000 अरब से ज़्यादा। करप्शन अपनी इंतहा पे, ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। मेरा ओपन चैलेंज है शहबाज शरीफ को और उसके वज़रा को और पंजाब के लोगों को और इन हुकूमत के लोगों को, आ जाएं ज़रा बाज़ारों में हमारे साथ आएँ, बग़ैर सिक्योरिटी के आएँ और पाकिस्तान के मेहनत कश लोगों से पूछें कि महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे है इस वक्त। आप ये अंदाज़ा लगा लें, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल से कम, अफराद रिकॉर्ड। आपका रेवेन्यू 606 अरब रुपए का इस वक्त खसारा। आपका स्टेट बैंक में जो बैलेंस है, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, पीटीआई के वक्त से कम है। इस वक्त 11 अरब डॉलर है, हमारे वक्त 19 अरब डॉलर थे। इस वक्त SIFC का इन्होंने अजदा रखा हुआ है, पाला हुआ है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? सिफर बटा सिर्फ। कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सवाल मेरे बैसियत ऑपोजिशन लीडर 40 से ज़्यादा मैंने किए हुए हैं वज़ारत ख़जाना पे और वज़ारत दिफा पे। एक सवाल का जवाब आज तक नहीं आया पिछले 6 महीनों में। ये इनके हालात हैं। इसके साथ साथ आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पीका एक्ट के तहत मीडिया का गला इन्होंने घोट दिया है। इन्होंने पाकिस्तान डिजिटल एक्ट के ज़रिए, बिल के ज़रिए इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर IT का ख़त्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट IT स्ट्रक्चर में नहीं आ रही। गंदम का इस वक्त आप बुरहान देखें, इस वक्त आपकी गंदम ये इंपोर्ट करेंगे, किसान को उसकी जो रोजी थी, उसका जो हक था, वो पिछले साल नहीं मिला। इस वक्त आपकी स्मगलिंग इंतहा पे है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की 550 अरब रुपए की स्मगलिंग बलूचिस्तान के बॉर्डर से होती है। जिम्मेदार कौन? बलूचिस्तान के, मैं बारहा कहता चल रहा हूँ, 8 से ज़्यादा अजला हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी कोई आमदोरफ्त नहीं है। बाकी अजलाएँ वहाँ पे नीम उनकी आमदोरफ्त होती है। इस वक्त आप क्वेटा में देख लें, पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी लॉकडाउन वहाँ पे चल रहा है। ये हालात है। आपका KP का बॉर्डर एरियाज, वहाँ पे ख़वातीन और हज़रात, वो जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी फोर्सेस की है। क्यों नहीं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे? यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से हमारे, मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बहादुर सिपाही, हमारे बहादुर मुसल्लह फौज के अफसरान अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, उनकी गफलत की वजह से हमारे साथी मुसल्लह फौज के शहीद हो रहे हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो सिर्फ PTI के लोगों के पीछे लगे हुए हैं। जो दहशतगर्द हैं, उनकी इन हरकत को हमने हमेशा कंडेम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा बात की, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। पर यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग जो ख़वातीन और हज़रात हैं, बदकिस्मती के साथ वो बैरिस्टर गौर साहब के पीछे लगे हुए, अहमद चट्टा साहब के घर में जाके रेड्स कर रहे, काकड़ साहब के घर पे रेड कर रहे, शिबली फराज साहब के, मुझ पे, हमसारों के घरों पे। ये इनके हालात हैं। हमारे वर्कर्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। आज आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किन केसेस में घेरे हुए हैं उनको, बोगस केसेस। बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना के केसेस में, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को, इनके खिलाफ मर्सिडीज और BMW के तोशाखाना के केसेस थे। इनको क्यों नहीं पकड़ के अंदर कर रहे? आप ये देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसान न्याजी साहब, अनगिनत हमारे वर्कर्स
जेल्स में इस वक्त सियासी कैदी हैं, इनके बारे में क्यों नहीं कोई मतलब, ये लोग इनको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में खवातीन और हज़रात रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, किसी किस्म की आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, और यही वजह है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग नीचे चले गए हैं। इस फॉर्म 47 की हुकूमत को शर्म नहीं आती। मुल्क से 20 लाख लोग नौजवान मुल्क से बाहर चले गए हैं, औसतन 40 लाख रुपए दे के फी कस वो मुल्क से बाहर गए हैं, और ये डॉलर में इसको कन्वर्ट करें 27 अरब डॉलर बनते हैं। इधर हम लोग 1.5 अरब डॉलर के लिए कशकोल लेके IMF के पास फिर रहे हैं, और मुल्क से इस नकम्मी रजीम की वजह से 27 अरब डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। हम लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। मीडिया में बात आप साथी बगैर झिझक के कर ही नहीं सकते हैं। या आपकी रोजगार पे वो लात मारेंगे, आपके रोजगार को खत्म करेंगे, या आपके ऊपर गलत केसेस करेंगे। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आसिफ अली जरदारी का जो स्पीच का आप सारा इसका निचोड़ निकालें, ख़वातीन व हज़रात, इसको आपकी याद दहानी के लिए, इसको तो मिस्टर 10% कहा जाता था। इसकी स्पीच का खुलासा ये है कि इसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो जाए। आसिफ अली जरदारी की स्पीच में और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने तफसील से बात की है। आज दूसरा पार्लियामेंट्री साल शुरू होने से पहले आज हमने बेनज़ीर की तस्वीर के पीछे जरदारी की लेगेसी देखी, और इसलिए जब जरदारी की लेगेसी देखी तो अवाम ने और उनके मुंतखब नुमाइंदों ने आज ग़ुलामी नामंजूर और कायद इमरान खान की गूंज लगा के उसका इस्तकबाल किया। हम समझते हैं आज की तकरीर इस मुल्क को, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स को, इसमें बसने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर वो ये है भी नहीं, लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से हो के आगे जाते, इस ईमान में आते। इसलिए हमने उसको इस्तकबाल किया है अपने एहतजाज के साथ। जरदारी साहब ने आज तक भी 1 साल उसका भी हो गया, इस 1 साल के दौरान आज भी उसने आपके साथ शेयर नहीं किया कि उसने एज अ प्रेसिडेंट या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के ओहदे से इस्तीफा दिया हो, या उसने आपके साथ या इलेक्शन कमीशन के साथ वो शेयर किया हो, या इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हो कि इस पे इलेक्शन करे। लिहाजा आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। वो एक पार्टी के सरबराह ज़रूर होंगे अपने हिसाब से, लेकिन इस मुल्क के वफाक की अलामत हम उनको नहीं समझते। इसलिए उसके तकरीर के दौरान हमने एहतजाज किया, और ये एहतजाज हमारा जिस तरीके से रूटीन है इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। जिस तरीके से हम एहतजाज करते हैं ईवान में, क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी आवाज़ को छुपाया जाता है, लेकिन आज जरदारी की स्पीच ने इस बात का अदा किया है कि ये पार्लियामान उन्होंने ऐसा बनाया है कि जितने भी फैसले होते हैं वो ईवान के बाहर होते हैं, ईवान को तौकीयत नहीं दी जाती। आज चेयरमैन सेनेट तो बैठा था, बड़े एक लफ्ज़ तो कह देते कि कल उसकी हुक्म पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, एजाज चौधरी साहब सेनेटर प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए। आज जॉइंट सेशन में इब्तिदा हो रही है, आज वो जॉइंट सेशन में प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए। हमारे मियाँ गौस साहब है, वो एज MNA उसका हक है कि वो प्रोड्यूस हो जाए। अगर ईमान के अंदर, ईमान में अवाम की ताकत से आए हुए लोगों की नुमाइंदगी अगर नहीं होती तो उसको क्या आप मुंतखब नुमाइंदगान कह सकते हैं? क्या ऐसी ईमान को सदर का खिताब जायज़ है? ये सारे गलत है। वक्त इंशाअल्लाह ताला साबित करेगा। यस, ईमान इनकम्प्लीट है, जिसका हम पहला अदा कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी सुना था कि एक मुहावरा सुना था, लेकिन उसका मतलब जो है तो शायद इतना वाज़ेह नहीं था, और वो था अंधेर नगरी चौपट राज, जो कि आज का पाकिस्तान बन चुका है। हमने आज के इजलास में इस बात, जिसमें कि पार्लियामानी साल ख़त्म होने को है और दूसरा शुरू होने को है, ये एक ऐसा हाउस है इस वक्त, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो नेशनल असम्बली हो, जो कि नामुकम्मल है, और इन सब के इलेक्शन जितने कवानीन पास हुए हैं
وہ اس کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے. سینٹ میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی سے اس کو رکھا گیا ہے, اس کو ایک سال ہو گیا ہے کہ ان کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہو رہی. یہ کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس میں کہ ایک صوبے کی, اور یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس میں کہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے, تو کیسے الیکشنز ہوئے چیئرمین کے, ڈپٹی چیئرمین کے, کیسے باقی ترامیم کی گئی, جبکہ یہ قانون کی جو سکیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے. ان کی جو ٹرم ہے, چاہے وہ چیئرمین کی ٹرم ہو یا جو آنے والے سینیٹرز ہیں ان کی ٹرم ہو, وہ پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم ڈسٹرب ہو گئی ہے. اس کو ریسٹور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل. یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس طرح کی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے شدید خطرات لاحق ہیں جس میں کہ بیرونی اندرونی دونوں شامل ہیں, اور اس قسم کی غیر نمائندہ حکومت جو کہ اس وقت ہے, اگر وہ ہی اس ملک کو آگے لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ. بہت بہت شکریہ. سر بتائیے گا, آج کی میٹنگ آپ کی ہو رہی ہے 10 بجے کو کہا جا رہا ہے اسلام رحمان سے. دیکھو یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کو الائن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری آن اینڈ آف میٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو یس ایک میٹنگ ہماری ہے لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں, ابھی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہے. دیکھو جے آر ٹی میں نے جب باہر نکلا ہوں تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ جے آر ٹی جو بنی ہے اس پہ پہلے بھی ایک پرچہ ہو گیا تھا اور وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. وہ انٹرنل جو سوال جواب ہو سکتے ہیں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, ہائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کس حد تک رابطے ہیں؟ آپ عرفان صدیقی بھی تنقید کر کے کہیں کہ دہلیز سے اٹھتے کیوں نہیں؟ دیکھیں ہم نے ان کو کہا ہے اور بار بار یہ اسٹیٹمنٹ ہم دے چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے, نہیں ہمارا حکومت کے ساتھ رابطہ ہے, نہیں مذاکرات اس وقت آن دا کارڈز ہے. تھینک یو جی. تھینک یو, تھینک یو. پرسنٹیج بتا دو, 10% نال گزارا نہیں ہو رہا, یہ بات کی ہے. پرسنٹیج بتا دو, 10% نال گزارا نہیں ہو رہا, یہ بات کی ہے.